बाद ये विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करती है और आईएएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम सरकारी रिपोर्टों और पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइटों से वर्तमान डेटा और नीतियों के बारे में अपडेट रहें। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य आईएएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विस्तृत जानकारी। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, अपनी समृद्ध जैव विविधता और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का घर है, जो न केवल पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। यह विस्तृत जानकारी आईएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक पहलू को गहराई से शामिल किया गया है। 1. राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सूची। राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिला। क्षेत्रफल 940 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1955-1933 में अभयारण्य के रूप में स्थापित, बारहसिंगा के संरक्षण और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिला। क्षेत्रफल 448.85 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1968-1935 में शिकारगाह के रूप में अधिसूचित, बाघों की उच्च घनत्व वाली आबादी और ऐतिहासिक किले के लिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिला। क्षेत्रफल 292.85 वर्ग किमी। मध्य प्रदेश में। कुल 758 वर्ग किमी। महाराष्ट्र सहित। स्थापना वर्ष 1975-1965 में अभयारण्य के रूप में स्थापित, द जंगल बुक की प्रेरणा और बाघों के संरक्षण के लिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिला। क्षेत्रफल 524 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1981। अपनी विविध स्थलाकृति, जैव विविधता और इको टूरिज्म की संभावनाओं के लिए। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली जिला। क्षेत्रफल 466.657 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1981-1975 में अभयारण्य के रूप में स्थापित, बाघों और हाथियों के महत्वपूर्ण आवास के रूप में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिला। क्षेत्रफल 375.22 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1958। ऐतिहासिक महत्व, मुगल और सिंधिया शासकों का शिकारगाह और दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जिला। क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1979। शहरी क्षेत्र के निकट स्थित आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में, जहां वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास जैसा माहौल प्रदान किया जाता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिला। क्षेत्रफल 0.8997 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 2010। डायनासोर के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिला। क्षेत्रफल 748.76 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 2018। 1981 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित, एशियाई शेरों के पुनर्वास, वर्तमान में चीतों का पुनर्वास के लिए। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिला। क्षेत्रफल 293.57 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 2004। धार्मिक महत्व, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और वन्यजीव संरक्षण के लिए। वन्यजीव अभयारण्य रातापानी वन्यजीव अभयारण्य रायसेन और सीहोर जिला। क्षेत्रफल 912.27 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1976। बाघों का महत्वपूर्ण आवास। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मंदसौर और नीमच जिला। क्षेत्रफल 368.62 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1981। तेंदुआ, चिंकारा और विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए। सैलाना वन्यजीव अभयारण्य रतलाम जिला। क्षेत्रफल 12.96 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1983। खरमोर पक्षी लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण। सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य धार जिला। क्षेत्रफल 348.12 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1983। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए। केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य छतरपुर और पन्ना जिला। क्षेत्रफल 45.201 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1981। घड़ियालों के संरक्षण के लिए। चंबल वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का भाग मुरैना जिला। क्षेत्रफल लगभग 435 वर्ग किमी। मध्य प्रदेश में। स्थापना वर्ष 1979। घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। पेंच वन्यजीव अभयारण्य सिवनी जिला। क्षेत्रफल 449.39 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1983। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ, बाघों और अन्य वन्यजीवों का आवास। बोरी वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद जिला। क्षेत्रफल 518 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1977। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा, विविध वनस्पति और जीव जंतु। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद जिला। क्षेत्रफल 461.37 वर्ग किमी। स्थापना वर्ष 1977। सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा, अद्वितीय जैव विविधता।
सिंगोरी वन्यजीव अभयारण्य, रायसेन जिला, क्षेत्रफल 287.71 वर्ग किमी, स्थापना वर्ष 1976, तेंदुआ, चीतल और अन्य वन्यजीवों का आवास। फेन वन्यजीव अभयारण्य, मंडला जिला, क्षेत्रफल 110.74 वर्ग किमी, स्थापना वर्ष 1983, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित, बाघ और अन्य वन्यजीव। ओरछा वन्यजीव अभयारण्य, निवाड़ी जिला, क्षेत्रफल 44.91 वर्ग किमी, स्थापना वर्ष 1994, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व। करेरा वन्यजीव अभयारण्य, शिवपुरी जिला, क्षेत्रफल 202.21 वर्ग किमी, स्थापना वर्ष 1981, सोन चिरैया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए स्थापित, वर्तमान में इसकी स्थिति चिंताजनक है। पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य, अब राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर जिला, स्थापना वर्ष 1981, एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए स्थापित। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिला, क्षेत्रफल 1197.04 वर्ग किमी, स्थापना वर्ष 1975, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, बाघ पुनर्वास परियोजना चल रही है। वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य, दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर जिला, क्षेत्रफल 24.76 वर्ग किमी, स्थापना वर्ष 1997। रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य, दमोह जिला, क्षेत्रफल 23.97 वर्ग किमी, स्थापना वर्ष 1997। पन्ना वन्यजीव अभयारण्य, अब राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा, पन्ना जिला, स्थापना वर्ष 1981, बाघों और अन्य वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण। बगदरा वन्यजीव अभयारण्य, सीधी जिला, क्षेत्रफल 478.24 वर्ग किमी, स्थापना वर्ष 1978। खिवनी वन्यजीव अभयारण्य, देवास और हरदा जिला, क्षेत्रफल 132.64 वर्ग किमी, स्थापना वर्ष 1983। 2. भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएं, स्थलाकृति और जलवायु। इन संरक्षित क्षेत्रों में विविध स्थलाकृति पाई जाती है, जिसमें ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, घने जंगल, घाटियाँ, पठार और मैदानी इलाके शामिल हैं। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, वर्षा ऋतु में भारी वर्षा और शीत ऋतु में मध्यम ठंड होती है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं कई संरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जो इनकी स्थलाकृति को विशेष बनाती हैं। महत्वपूर्ण नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार और जंगल। नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, केन, सोन, वैनगंगा, पेंच जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ इन क्षेत्रों या इनके आसपास से बहती हैं, जो वन्यजीवों और वनस्पतियों के लिए जीवन रेखा का कार्य करती हैं। पहाड़ियाँ, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं इन क्षेत्रों में प्रमुख पहाड़ियाँ बनाती हैं। बांधवगढ़ में बांधवगढ़ पहाड़ी, कान्हा में मैकल श्रेणी की पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं। पठार, मालवा का पठार कुछ संरक्षित क्षेत्रों के निकट स्थित है, जबकि सतपुड़ा क्षेत्र में पठारी भूभाग भी मिलते हैं। जंगल, मध्य प्रदेश के जंगल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जिनमें साल, शोरिया रोबस्टा और सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस प्रमुख वृक्ष हैं। कुछ क्षेत्रों में मिश्रित वन भी पाए जाते हैं। मिट्टी और जैव विविधता। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लाल पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल और जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूल हैं। जैव विविधता के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश अत्यंत समृद्ध है। इन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कई स्थानिक, एंडेमिक और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। ये क्षेत्र बाघ, तेंदुआ, भालू, विभिन्न प्रकार के हिरण, पक्षी, सरीसृप और उभयचरों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है। 3. वनस्पति और जीव जंतु। प्रमुख वनस्पतियां। साल, शोरिया रोबस्टा, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों के वनों में प्रमुख वृक्ष प्रजाति। सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस, पश्चिमी और मध्य भागों के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति, इमारती लकड़ी के लिए मूल्यवान। बांस, बम्बूसा एसपीपी, कई क्षेत्रों में पाया जाता है और वन्य जीवों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है। अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों में तेंदू, पलाश, महुआ, आंवला, खैर, धावड़ा, हल्दू आदि शामिल हैं। घास के मैदान और जलीय वनस्पति भी इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रमुख वन्यजीव। बाघ, पैंथेरा टिग्रिस। टिग्रिस मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है और कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और संजय राष्ट्रीय उद्यानों में इनकी महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है। तेंदुआ, पैंथेरा पडूस, लगभग सभी संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। बारहसिंगा, रुशपनी में जलाते हुए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इसकी विशेष उपप्रजाति रुशपनी में जालेबार ऐती पाई जाती है, जिसका संरक्षण किया जा रहा है। भालू, मलूरसिस उर्सिनस, विभिन्न वन क्षेत्रों में पाया जाता है। हाथी, एलिफास मैक्सिमस, संजय राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति है।
मगरमच्छ क्रोकोडाइलस पालास्ट्रिस और घड़ियाल गावियालिस गैंगजेटिकस चंबल और केन नदियों में पाए जाते हैं। गिद्ध वल्चर्स विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनकी संख्या में कमी आई है, जिसके संरक्षण के प्रयास जारी हैं। अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीवों में चीतल एक्सिस सांभर रूशा यूनिकलर जंगली कुत्ता क्यूअन एल्पिनस गौर बॉस गाउरुस नीलगाय बॉसेलफस ट्राइगोकैमेलस चिंकारा गजेला बेनेटी। विभिन्न प्रकार के हिरण लंगूर बंदर और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां शामिल हैं। संरक्षित और संकटग्रस्त जीव बाघ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इनका संरक्षण किया जा रहा है। बारहसिंगा कान्हा की उपप्रजाति विशेष संरक्षण परियोजना के तहत इनकी आबादी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। घड़ियाल केन और चंबल अभयारण्यों में इनका संरक्षण किया जा रहा है। खरमोर पक्षी लेसर फ्लोरिकन सैलाना और सरदारपुर अभयारण्यों में संरक्षण के प्रयास जारी हैं, लेकिन इनकी संख्या गंभीर रूप से कम हो गई है। सोन चिरैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करेरा अभयारण्य में इनके संरक्षण के प्रयास किए गए थे, लेकिन इनकी उपस्थिति अब बहुत कम है। ये प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। गिद्ध इनकी विभिन्न प्रजातियां संकट का सामना कर रही हैं और इनके संरक्षण के लिए जागरूकता और प्रयास किए जा रहे हैं। चीता असेनोनिक्स जुबाटस कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास है। 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का विशेष विवरण। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा संरक्षण परियोजना। यह उद्यान बारहसिंगा की दुर्लभ और स्थानिक उपप्रजाति रूशवुस डुवोचली ब्रांदरी के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सघन प्रयासों के कारण इनकी आबादी में वृद्धि हुई है। जंगल सफारी यहाँ जीप सफारी और हाथी सफारी की सुविधा उपलब्ध है, जो पर्यटकों को वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर प्रदान करती है। उद्यान को विभिन्न जोनों जैसे कान्हा किसली सरही मुक्की में विभाजित किया गया है। इतिहास 1933 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इसका नाम कान्हा गांव के नाम पर पड़ा। रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक की प्रेरणा का कुछ हिस्सा इस क्षेत्र से माना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों की सबसे अधिक घनत्व वाली आबादी अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में बाघों की उच्च घनत्व के लिए ये उद्यान जाना जाता है। यहाँ बाघों को आसानी से देखा जा सकता है। ऐतिहासिक किला उद्यान के भीतर बांधवगढ़ का प्राचीन किला स्थित है, जिसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। इस किले से आसपास के जंगल का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। किले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान द जंगल बुक की प्रेरणा माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कृति द जंगल बुक की कहानियां इसी क्षेत्र और इसके वन्य जीवों से प्रेरित थीं। यहाँ मोगली लैंड भी विकसित किया गया है। प्रमुख वनस्पति और जीव जंतु यहाँ मुख्य रूप से दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रमुख वन्य जीवों में बाघ तेंदुआ जंगली कुत्ता चीतल सांभर नीलगाय और विभिन्न प्रकार के पक्षी शामिल हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इको टूरिज्म और जैव विविधता संरक्षण प्रयास। ये उद्यान अपनी शांत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें पैदल चलना नौका विहार और वन्यजीव सफारी शामिल हैं। ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, जहाँ कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत यह उद्यान बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान बाघों और हाथियों का प्रमुख आवास। ये उद्यान बाघों और हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। ये छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में जनजातीय समुदाय की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ऐतिहासिक महत्व। ये उद्यान कभी ग्वालियर के सिंधिया शासकों का शिकारगाह था। यहाँ जॉर्ज कैसल नामक एक ऐतिहासिक इमारत भी स्थित है, जिसका उपयोग शिकार के दौरान राजा द्वारा किया जाता था। दुर्लभ प्रजातियाँ यहाँ तेंदुआ चीतल सांभर नीलगाय चिंकारा और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। कभी यहाँ बाघ भी पाए जाते थे, लेकिन उनकी संख्या में कमी आई है। चीतों के पुनर्वास के लिए भी इस उद्यान पर विचार किया गया था। 5 संरक्षण प्रयास और सरकारी योजनाएं। प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ था। वर्तमान में राज्य के कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य इस परियोजना के अंतर्गत बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके तहत बाघों के आवास का संरक्षण शिकार पर नियंत्रण निगरानी और अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट संजय राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाथियों के संरक्षण के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत हाथियों के गलियारों को सुरक्षित करना और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। वेटलैंड संरक्षण योजनाएं। मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि वेटलैंड्स हैं, जो पक्षियों और अन्य जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती हैं। इनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सुरक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। वन विभाग द्वारा गश्त और निगरानी को मजबूत करना।
शिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित करना। स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना और उन्हें जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित करना। वन्य जीवों के स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय करना। पर्यावास सुधार और पुनर्स्थापना के कार्य करना। बाघों और अन्य वन्यजीवों की आबादी का नियमित आकलन करना। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना ताकि संरक्षण प्रयासों के लिए राजस्व प्राप्त हो सके, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि पर्यटन वन्यजीवों और उनके आवास पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाना और तकनीकी उपकरणों जैसे कैमरा ट्रैप का उपयोग करना। मानव वन्यजीव संघर्ष ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और इसे कम करने के लिए उठाए गए कदम। मानव बस्तियों के पास वन्यजीवों के प्रवेश को रोकने के लिए बाड़ और अन्य अवरोधक बनाना। लोगों को वन्यजीवों से बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करना। त्वरित प्रतिक्रिया दल रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स का गठन करना ताकि संघर्ष की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। फसलों और पशुधन के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करना। वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस भेजने के प्रयास करना। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना ताकि लोग संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लें और संघर्ष को कम करने में मदद करें। 6. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किले का ऐतिहासिक महत्व है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे नारद पंचरात्र में मिलता है। यह विभिन्न राजवंशों के शासकों के अधीन रहा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मुगल बादशाहों और ग्वालियर के सिंधिया शासकों का शिकारगाह रहा है। यहाँ स्थित जॉर्ज कैसल ऐतिहासिक महत्व रखता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र में गोंड और बैगा जनजातियों का पारंपरिक निवास रहा है, जिनकी संस्कृति और जीवन शैली जंगल से गहराई से जुड़ी हुई है। किनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों या ऐतिहासिक शासकों के शासनकाल में मिलता है। बांधवगढ़ किले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान का उपयोग मुगल और सिंधिया शासकों द्वारा शिकार के लिए किया जाता था, जिसके ऐतिहासिक अभिलेख मौजूद हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े रोचक किस्से और लोक कथाएं। कान्हा क्षेत्र से द जंगल बुक की प्रेरणा जुड़ी हुई है, जो एक लोकप्रिय लोक कथा बन गई है। बांधवगढ़ किले से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और स्थानीय किंवदंतियां प्रचलित हैं। जनजातीय समुदायों की अपनी लोक कथाएं और पारंपरिक ज्ञान है, जो इन जंगलों और वन्य जीवों से जुड़े हुए हैं। 7. टूरिज्म और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इन संरक्षित क्षेत्रों में इको टूरिज्म का विकास कैसे हो रहा है? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग इन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जंगल सफारी, जीप और हाथी, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग और जनजातीय संस्कृति के अनुभव जैसी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इको फ्रेंडली रिजॉर्ट्स और लॉज विकसित किए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को आरामदायक आवास मिल सके, लेकिन पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। स्थानीय गाइड और प्रकृतिवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे पर्यटकों को वन्य जीवों और पर्यावरण के बारे में जानकारी दे सकें। इनसे जुड़े रोजगार के अवसर, स्थानीय जनजातियों की भागीदारी। इको टूरिज्म से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जैसे गाइड, ड्राइवर, होटल कर्मचारी और हस्तशिल्प विक्रेता। वन विभाग और पर्यटन विभाग स्थानीय जनजातियों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। सामुदायिक आधारित पर्यटन, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पर्यटन से होने वाली आय का सीधा लाभ मिल सके। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय, प्रवेश शुल्क और सफारी विकल्प। सबसे अच्छा समय वन्यजीवों को देखने के लिए अक्टूबर से जून तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर में कुछ उद्यान पर्यटकों के लिए बंद रहते हैं। प्रवेश शुल्क। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में प्रवेश शुल्क भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग अलग होता है। शुल्क ऑनलाइन और उद्यान के प्रवेश द्वार पर जमा किया जा सकता है। शुल्क समय समय पर परिवर्तित हो सकता है। सफारी विकल्प। जीप सफारी सबसे लोकप्रिय विकल्प है। कुछ उद्यानों में हाथी सफारी भी उपलब्ध है। सफारी के लिए परमिट ऑनलाइन या उद्यान प्रबंधन से प्राप्त किए जा सकते हैं। सफारी के लिए अलग अलग जोन और समय स्लॉट होते हैं। 8. महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधित प्रश्न। पिछले वर्षों के यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर इन उद्यानों और अभयारण्यों से जुड़े संभावित सवाल। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा संरक्षण परियोजना पर टिप्पणी करें। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की उच्च घनत्व का क्या कारण है? द जंगल बुक की प्रेरणा किस राष्ट्रीय उद्यान से मानी जाती है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के इको टूरिज्म प्रयासों पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन करें। मानव वन्यजीव संघर्ष मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में एक प्रमुख चुनौती है, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। मध्य प्रदेश के किन वन्यजीव अभयारण्यों में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है?
वर्तमान में यहाँ क्या महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है? मध्य प्रदेश की जैव विविधता और इसके संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की भूमिका का मूल्यांकन करें। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों पर टिप्पणी करें। करंट अफेयर से जुड़े कोई हालिया बदलाव, नए घोषणाएं या विवाद। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास परियोजना और उसकी प्रगति। किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की सीमा में कोई नया विस्तार या परिवर्तन। वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कोई नई सरकारी नीति या योजना। किसी विशेष वन्यजीव प्रजाति की आबादी में महत्वपूर्ण वृद्धि या कमी और उसके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। मानव वन्यजीव संघर्ष की कोई हालिया बड़ी घटना और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया। किसी संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन को लेकर कोई नया नियम या